बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक होगे। हमारा टॉपिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू था और अभी हम एक्रूअल एंड प्री पेमेंट बेसिस मैचिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर राफ़िया गज़ा और सूडान की मुश्किलात में आसानी के लिए सिर्फ एक बार दुआ कर दो। क्या पता हम में से किसी एक की दुआ भी और इसी वक्त कबूल हो जाए। वैसे भी अल्लाह तो कुन फरमाने वाला है। वेल लेट्स स्टार्ट। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट बेसिस मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ ना थोड़ा सा, एक्रूअल या प्री पेमेंट बेसिस हमारे पास क्या होता है। देखो, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। ठीक है, उसको बाद में डिटेल में अभी पढ़ती हूँ मैं, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ ना तो इनकम और एक्सपेंस अगर हमारा इनकर हो गया, यानी कि एक तरह से हो गया, ठीक है, हमें कैश मिला या नहीं मिला, हमने कैश दिया या नहीं दिया, हम कैश को नहीं देखेंगे। जिस भी मंथ में, जिस भी टाइम में हमारी इनकम हमें जनरेट हो गई या फिर हमारा एक्सपेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, उसी टाइम पे हमें उसे रिकॉर्ड करना है। दैट इज़ कॉल्ड एक्रूअल। मे बी अभी समझ नहीं आया, आगे जाके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूअल की तरह ही है, बस इसमें इनकम की बात होती है। और इनकम की बात क्या होती है कि इनकम जब भी हमें पैसे जब भी मिलते हैं तो हमने ऐसा कुछ लगाया होता है ना, हमने पैसे उसमें लगाए होते हैं। जो हमें पैसे मिलते हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है तो हमने कुछ लगाया होता है, तभी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। वो आप कोई सर्विस प्रोवाइड करके करो, आप कोई गुड सेल करके करो, या वॉट एवर आप जिससे भी करो, ठीक है। तो जो आप इनकम आपको मिली है, ठीक है, आपने उस इनकम को रिकॉर्ड किया, जैसे मैंने एक्रूअल में बताया। आपने उस इनकम को जिस भी टाइम पे वो जनरेट हो चुकी है, आपने उसको रिकॉर्ड किया। बेशक आपको कैश मिला या नहीं मिला, लेकिन उसी के रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपने जितना कॉस्ट लगाया था उस इनकम को जनरेट करने के लिए, आप उसे भी साथ में फ़ौरन रिकॉर्ड करोगे। दैट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया? समझ नहीं आया, फिक्र नहीं करो, अभी आगे पढ़ेंगे, समझ खुद आ जाएगा। So income and expenses are recorded when they are earned or incurred, not when cash is received or paid। वही बात है कि इनकम और एक्सपेंसेस जब भी जो है वो अर्न हो गए या इनकर हो गए तो उसी टाइम पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेशक मिले या कैश हमने बेशक ना दिया हो, इट डजंट मैटर। हम कैश को देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को देख रहे हैं। Accruals basis accounting, accruals accounting, the matching concept depicts the effect of transactions and other events and circumstances on a reporting entity's economic resources and claims in the periods in which those effects occur, even if the resulting cash receipts or payments occur in a different period। देखो, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। इनकम की एग्जांपल ले लो कि मैंने फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में मैंने जो है वो ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने पूरा महीना जनवरी में ट्यूशन पढ़ाया, मेरी इनकम जनरेट हो रही है, जनवरी में मेरी इनकम जनरेट हो गई, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने मुझे जो फ़ीस पे की है वो कब की है? फरवरी में की है। वो कब की है? वो बेशक मार्च में भी कर दे। मैं अगर रिकॉर्ड करना चाहूँगी ना अपनी इनकम, मैं कब रिकॉर्ड करूँगी? जनवरी में रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि इनकम कब हुई है? जनवरी में हुई है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हाँ, मुझे पेमेंट मुझे जो है वो फ़ीस मिलेगी, मेरी इनकम जनरेट हो चुकी है, बेशक अभी पैसे नहीं मिले। तो यही चीज़ होती है कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी जनवरी में करूँगी, ना कि मैं उसको फरवरी या मार्च जब भी पैसे मिले उस टाइम पे करूँगी। मैं पैसों का इंतज़ार नहीं करूँगी, मेरी इनकम जनरेट हो चुकी है, मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगी। दैट इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। समझ आ गई? फिर आता है एक्सपेंस, क्योंकि इसमें एक्सपेंस की भी बात होती है। एक्सपेंस में एग्ज़ाम्पल ले लो बिल की, ठीक है। बिल किस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मैंने जून में पूरा जून इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल की है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जून में आ चुका है, मैंने जून में पे नहीं किया है, मैंने वो पे किया जुलाई में, या वो मैंने पे किया अगस्त में, मतलब मैंने कैश नहीं दिया अभी तक, लेकिन मैंने यूज़ कर ली इलेक्ट्रिसिटी, मेरा बिल आ चुका है, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे मेरा एक्सपेंस बन चुका है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि कैश का बिल्कुल काम नहीं होता,
जो मैं अपनी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूँगी वो मैं जून में करूँगी। अब समझ आ गई? ये चीज़ होती है कि आपका इनकम या फिर आपका एक्सपेंस जिस टाइम पे हुआ है, जिस टाइम पे जनरेट हुआ है, आप उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि आप कैश के आने या जाने का इंतज़ार करोगे। आ गई समझ? अब इसी में मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी मैं लाती हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली इनकम में आता है, ठीक है। अब देखो इनकम की एक और एग्जांपल लो। मैंने कोई गुड्स जो है वो सेल की हैं, जिसकी वजह से मेरी इनकम जनरेट हुई है। अब वो जो गुड्स मैंने सेल किए हैं, अब वो मेरे पास फ्री में तो नहीं पड़े हुए थे ना, ठीक है। या तो मैंने वो कहीं से ख़रीदे या तो मैंने वो बनाए जिनको मैं सेल कर रही हूँ। तो अब मुझे उनको बनाने में या उनको कहीं से ख़रीदने में, ताकि मैं उसे आगे सेल कर सकूँ, मेरे कहीं ना कहीं कुछ तो पैसे लगे होंगे ना, मेरी कोई तो कॉस्ट लगी होगी ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारी इनकम जनरेट हो गई, तुम उसको बेशक रिकॉर्ड कर लो, लेकिन साथ में जो तुम्हारी कॉस्ट लगी थी ना, तुमने उसको भी रिकॉर्ड करना है। अब समझ आ गई? ये चीज़ होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। एक्रूअल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गई, वो जिस भी टाइम, जो भी उनका टाइम था, कैश मिला दिया, इट डजेंट मैटर, ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेशक आप इनकम जो है वो आप कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो उस पर कॉस्ट लगी थी कि आपने उस चीज़ को बेचा, उसमें जितनी भी कॉस्ट लगी उसको भी साथ साथ आप रिकॉर्ड करो। ये चीज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अब समझ आ गई एक्रूअल और मैचिंग की कॉन्सेप्ट? अब इससे आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स एंड अदर इनकम शुड बी रिपोर्टेड इन द पीरियड व्हेन द इनकम अराइजेस व्हिच माइट नॉट बी द सेम एज द पीरियड व्हेन द कैश इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर क्लाइंट। ये भी सारी आगे वही बातें आनी हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इससे पहले। The cost of the sales in the statement of the comprehensive income must be matched with the sales income and matching expenses must be reported in the same financial period. In other words, when the revenue is recognized from the sale, then the cost must also be recognized in the similar accounting period. अब देखो यहाँ पे रेवेन्यू की बात हो रही है कि जो भी आप सेल्स से रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी बाकी इनकम है, वो सब आप किस टाइम पे रिकॉर्ड करोगे? उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपकी इनकम जनरेट हुई है। यानी कि आप ये नहीं देखोगे कि कैश किस टाइम पे आया या गया, कस्टमर ने दिया या नहीं दिया, या मतलब पहले दिया या बाद में दिया। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात की जा रही है कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट की पूरी वही बात बताई है जो कि मैंने अभी बताई थी कि आप अगर आपकी इनकम जनरेट हुई है, आप इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप उसके आपकी जो कॉस्ट लगी थी आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे। ठीक हो गया? जिस टाइम पे आपने इनकम रिकॉर्ड की उसी टाइम पे आप कॉस्ट भी रिकॉर्ड करोगे। अदर एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज्ड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट, नॉट द पीरियड इन विच दे आर पेड फॉर। यहाँ पे एक्सपेंसेस की भी बात कर दी गई कि एक्सपेंसेस भी आपके जो भी चार्ज हुए हैं वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होंगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का बताया था, ठीक है, अगर वो जून में है तो वो जून में ही होगा, ठीक है, उस पीरियड पे नहीं होगा कि जिस टाइम पे आपने पे किया। फॉर एग्जांपल आपने जुलाई में पे किया तो आप जुलाई में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसको जून में करोगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया हुआ है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स मेड इन द पीरियड, ये हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ जो कि हमने सेल्स की और फिर उससे हमें रेवेन्यू मिला। फिर हमारे पास है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि वही बात हो गई कि आपने रेवेन्यू तो इनकम तो आपने जो है वो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसके साथ जो आपकी कॉस्ट है आपने उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो हमारी जो कॉस्ट थी सेल्स की, हमने उसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। कॉस्ट मैच्ड विद द सेल्स मेड इन द पीरियड, जो भी सेल्स इस पीरियड में हुई थी उसकी जितनी कॉस्ट थी वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। फिर उसके बाद उन दोनों को टोटल करके हमें जो भी मिला वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। फिर उसमें से बाकी जो कॉस्ट बन रही हैं, ठीक है, चार्ज्ड इन द पीरियड इन विच द बेनिफिट फ्रॉम इट इज़ यूटिलाइज्ड, यानी कि कहते हैं ना कि भाई आपने प्रॉफिट कमा लिया, फिर फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, आपने वेजेस देनी होती हैं, आपने जो है वो कुछ मेंटेनेंस करवानी होती है, या फिर कोई न्यू स्टॉक मंगवाना होता है, तो वो चीज़ें अदर कॉस्ट में आती हैं ना।
तो फिर यही चीज़ होती है कि उन अदर कॉस्ट को भी आप फिर निकाल के उस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप नेट प्रॉफिट रखते हो। यानी कि नेट प्रॉफिट वो होता है जो कि बाकी सारी की सारी कॉस्ट आपकी निकल गई, ठीक है, आपने वेजेस दे दी, आपने मेंटेनेंस करवा लिया, आपको नया स्टॉक मंगवाना था, आपने वो मंगवा लिया, अब जितने पैसे बचे यानी कि सारी की सारी ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, अब आपको आपके पास जितने भी पैसे बचे हैं वो आपके अपने हैं, ठीक है, वो चीज़ हमारे पास नेट प्रॉफिट कहलाती है। तो ये फिर हम स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस तरीके से बनाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो दो मेन चीज़ें हैं जो कि इस टॉपिक को समझा रही हैं वो ऊपर की दो लाइंस हैं जो कि हैं रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट क्या है? प्रीपेमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपने पैसे पहले एडवांस में दे दिए, प्रीपे कर दिए, ठीक है। प्रीपेमेंट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी पेड इन एडवांस फॉर द बेनिफिट दैट विल बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल, अ प्रीपेमेंट इन द ईयर 2025 ऑफ सम एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर 2026 should not be charged as an expense in the year 2025 but should be treated as prepaid in the year 2025 and as an expense in the year 2026। वही बात है कि जो मैंने अभी कही कि प्रीपेमेंट यही है कि आप किसी चीज़ की पेमेंट पहले से कर दो और आप उसका फ़ायदा बाद में उठाओ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो 2025 में आपके कुछ एक्सपेंस थे जो कि 2026 के थे, लेकिन आपने उसकी पेमेंट 2025 में कर दी, ठीक है। अब 2025 में हम उसे चार्ज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वही बात है अभी हम ऊपर पढ़ते हुए आए कि एक्सपेंसेस आप तब रिकॉर्ड करोगे जिस टाइम पे वो इनकर हुए हैं, ना कि तब जब कैश पे हुआ, बेशक वो पहले हुआ या बाद में हुआ, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब वो 2026 के एक्सपेंस थे, बेशक आपने 2025 में पैसे दे दिए, आप उसको रिकॉर्ड 2026 में ही करोगे, ठीक हो गया। और 2025 में आप उसको एज अ प्रीपेमेंट रिकॉर्ड करोगे और 2026 में आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद है एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, एक्रूड हमारे पास ये होता है बस कोई चीज़ हो जाना, ठीक है, कोई चीज़ हो गई यानी ये एक्सपेंस हमारा हो गया, इनकम हमारी जनरेट हो गई, मतलब हो जाना, ठीक है, एक्रूड इसको कहते हैं। तो एन एक्रूड एक्सपेंस इज़ एन अमाउंट that an entity owes in respect of a benefit it has received in a period but for which it has not been invoiced and paid. For example, electricity bill of June 2025 might be paid in July 2025 but it should be charged as an expense in June 2025. बिल्कुल वो एग्जाम्पल है जो कि मैंने अभी ऊपर दी थी, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस वही बात है कि आपका एक्सपेंस जो भी आपको हो गया, ठीक है, यानी कि आपने उसका फ़ायदा उठा लिया, अब आपने पे नहीं किया अभी तक, तो आपने जो फ़ायदा उठा लिया, आपने जिस मंथ में उठाया, आप उसी मंथ में उसको एक्रूड एक्सपेंस वो आपका कहलाया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की वही बात है कि मुझे फिर से कहने की ज़रूरत फिर से बोल देते हैं, कोई बात नहीं, कि आपने 2025 में जून में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपको मिला, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, लेकिन आपने पे उसको जुलाई में किया है, आप उसको रिकॉर्ड कब करोगे? जून में करोगे, जुलाई में नहीं करोगे, जून में यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी और जून का बिल है वो। फिर आता है एक्रूड इनकम। उसमें क्या है कि an accrued income is an amount that an entity has to receive in respect of a benefit it has provided in a period but for which it has not yet received the amount. For example, Shahid provided teaching services to students in December 2025 and it should be recorded as income in December 2025 although the amount will be received in the January 2026. वही बात है कि आपने इनकम जनरेट कर ली लेकिन आपको अभी तक कैश नहीं मिला, आपको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई, वो हमारे पास होती है एक्रूड इनकम, ठीक है। ये भी वो एग्जांपल है ट्यूशन वाली कि शाहिद ने जो है वो टीचिंग सर्विसेज दे दी स्टूडेंट को, किस टाइम पे? दिसंबर 2025 में दे दी। अब वो जो है एज अ इनकम उसकी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब वो इनकम कब रिकॉर्ड होगी? दिसंबर में होगी। बेशक स्टूडेंट ने जो है वो पे कब किया है? जनवरी 2026 में, यानी कि 1 महीने बाद पे किया, लेकिन उसकी इनकम तो जनरेट हो गई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2025 में। तो हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? दिसंबर 2025 में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि ये समझ आ गया हो अच्छे से, और अगर स्टिल नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन ये इसी की एग्जांपल्स हैं तो इसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ इसी से रिलेटेड दी हुई हैं। अप्लाइंग द एक्रूवल बेसिस मैचिंग कॉन्सेप्ट, ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस।
नंबर फर्स्ट है, मैं पहले एग्जांपल पढ़ूंगी, फिर उसी के साथ उसका आंसर नीचे पढ़ूंगी, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल पढ़ूंगी, फिर सेकंड आंसर पढ़ूंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल है, काशिफ्स लॉ फर्म कंप्लीटेड अ सर्विस इन दिसंबर बट द क्लाइंट पेज इन जनवरी। सिंपल बात है कि काशिफ की जो लॉ फर्म थी उसने सर्विस दी, दिसंबर में दी, लेकिन क्लाइंट ने पे किया जनवरी में। हम कब उसको जो है वो रेवेन्यू जनरेट, द रेवेन्यू आंसर यहाँ पे लिखा है, द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन दिसंबर। दिसंबर में करेंगे भाई, उसने इनकम जनरेट कब की है, रेवेन्यू उसका कब बना है, दिसंबर में बना है। सेकंड है, कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द 31st दिसंबर ईच ईयर। एक कंपनी है, वो अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हर साल लास्ट में बनाती है, जो कि है 31st दिसंबर। इट सेल्स गुड्स फॉर द ₹50,000 टू अ कस्टमर on 6 December 2025 but does not receive a cash payment from the customer until 15 February 2026। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक कंपनी ने अपने गुड्स सेल कर दिए 50,000 के एक कस्टमर को 6 दिसंबर 2025 पे, यानी कि 31 दिसंबर में हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, और कैश हमें मिला हुआ नहीं है, जो कि कैश कस्टमर ने कब तक देना है, अगले साल 15 फरवरी को, ठीक है, तब तक देना है। तो अब आंसर पढ़ते हैं। द सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द ईयर टू 31st December 2025 even though the cash is not received until after the end of this financial year। सेल तो रिकॉग्नाइज हो गई, हमने सेल गुड्स तो बेच दिया ना, हमारा रेवेन्यू तो जनरेट हो गया खामखा का। तो भाई हम जो है उसको कब जो है वो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर को बनेगी, हम कब जो है इनकम रिकॉर्ड करेंगे, हम इसी महीने में रिकॉर्ड करेंगे, बेशक हमें कैश नहीं मिला, इट डजंट मैटर। थर्ड है, अ कंपनी स्टार्ट्स इन बिजनेस ऑन 1st September 2025 it acquires an office for which it pays 1 year's rent in advance to 31st August 2026। The cost of the annual rental is ₹1,20,000। The company prepares its financial statement for a financial period ending on 31st December each year। अब देखो यहाँ पे कहा गया कि एक कंपनी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 सितंबर 2025 को। अब उसने अपने ऑफिस का जो रेंट है वो 1 साल का एडवांस में पे कर दिया है। कब तक, 31 अगस्त तक, ठीक है, 1 साल का उसने पूरा पे कर दिया। अब उसने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 सितंबर तक, तो हम कब से गिनना स्टार्ट करेंगे, यानी कि सितंबर से 31 अगस्त तक। 31 अगस्त के बाद अगला दिन क्या आता है, 1 सितंबर आता है ना, तो पूरा 1 साल हो गया। अब इसमें जो है वो कॉस्ट पूरे रेंट की कितनी है, 1,20,000 है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम पहले आंसर ही पढ़ लेते हैं। नंबर थर्ड है, द ऑफिस आंसर, द ऑफिस रेंटल कॉस्ट इन द पीरियड टू 31 December 2025 इज द कॉस्ट ऑफ जस्ट 4 months रेंट। द एक्सपेंस इज देयर फॉर ₹40,000। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला टाइप दिया हुआ है, ठीक है, ₹1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 in 2025 and there has been a prepayment for ₹80,000 that relates to the next financial period, the year to 31st December 2026। अब देखो उसने पे कब किया था, उसने सितंबर से लेके अगले साल के सितंबर तक पे किया था। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड में बनती है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे साल के एंड में बनती है तो हमें वहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे हमें सेपरेट करना पड़ेगा, 2025 का अलग, 2026 का अलग। अब देखो जो ऑफिस का रेंट था उसने पे तो कर दिया बेशक एडवांस में, लेकिन इसी साल में जो कि 2025 के हम इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें हमने कितने साल यूज़ किया, कितने महीने यूज़ किया, यूज़ तो किया है ना, कुछ तो यूज़ किया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। तो हमारा एक्सपेंस कुछ तो यूज़ हुआ ना, तो ये बात तो नहीं है कि हम इसको प्रीपेमेंट में कर दें। हम प्रीपेमेंट में क्यों करेंगे, हमने 4 महीने तो यूज़ किया है, वो 2026 का हम कह सकते हैं कि 2025 में हमने प्रीपेमेंट किया है। तो अब हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं, अगर हमें कुछ महीनों का देखना पड़े ना, मतलब एक तरह से हमें अगर टोटल जो है वो कह सकते हैं कि कॉस्ट दी हुई हो या एक्सपेंस दिया हुआ हो या इनकम दी हुई हो, और हमें उसमें से कुछ महीनों की निकालनी हो ना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है।
तो अगर हमें कुछ महीनों की निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पे मैं पेन यूज़ नहीं कर सकती, यहाँ पे ये जो थर्ड में आंसर दिया हुआ है ना, ₹120,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, ठीक है। जो भी टोटल आपको कॉस्ट दी हुई हो, आपको इनकम दी हुई हो, आपको एक्सपेंस दिया हुआ हो ना, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे जितने इस साल के महीने हैं, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करोगे और उसको, उस पूरे को आप डिवाइड कर दोगे 12 से। तो आपके पास इस साल का जितना भी एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये बाद के भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो इनको इसी तरह सॉल्व करना। कोई भी महीने के इनकम, रेवेन्यू, कॉस्ट और एक्सपेंस जो भी निकालना हो ना अगर कुछ महीनों का, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। टोटल जो भी आपको कॉस्ट गिवन है, जो भी नंबर्स गिवन है, आप उसको मल्टीप्लाई करो मंथ से, जो टोटल मंथ्स गिवन है इस साल के, और उसको डिवाइड कर दो 12 से, ठीक है। इसको याद रख लो, ये साइड में कॉपी, कुछ पेन कुछ रखा है ना, तो उसको लिख लो, ये बहुत चीज़ों में काम आएगा आगे जाके। अच्छा, तो आप देखो हमारे 4 महीने हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल रेंट कितना है, 1,20,000। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसको डिवाइड कर देंगे डिवाइड कर देंगे 12 से। हमारे पास आंसर आएगा 40,000, जो कि हमारा क्या है, इस साल का एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एज ए एक्सपेंस 40,000 रिकॉर्ड कर लेंगे, समझ आ गई। फिर हमारे पास बाकी कितना बचा, 80,000 बचा। उसको, जो कि हमारा, हम उसको यूज़ कब करेंगे, अगले साल 2026 में एज ए एक्सपेंस, ठीक है। तो वो चीज़ फिर हम रिकॉर्ड करेंगे 80,000 एज अ प्री पेमेंट। जो एक्सपेंस था, जो कि इनकर हो गया, जो कि हमने यूज़ कर लिया, उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि 4 महीनों का था, 40,000 हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। और बाकी जो 80,000 बचा था वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, वो हमारी एडवांस पेमेंट थी, तो हमने उसको एज अ प्री पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया। अब एग्जाम्पल 4 है, अ कंपनी रेंट्स ऑफिस स्पेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6 लाख, नो इट्स 1 2 3 4 5 6 60 लाख per year, paid 12 months in arrears. This means that the company pay the rent at the end of the year. Meaning already यहाँ पे लिखा है, the first payment is due on 30 June 2026. The company prepares its financial statement to the 31st December each year. अब एक कंपनी है, उसने रेंट पे ऑफिस लिया है, क्या उसकी कॉस्ट है, 1 साल की 6 लाख, ठीक है, जो कि उसने पेकअप करनी है साल के आखिर में, यानी कि 12 महीनों के बाद। अब उसने फ़र्स्ट पेमेंट कब की है, 30 जून 2026 को, ठीक है। फ़र्स्ट पेमेंट करनी कब है, 30 जून 2026 को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कब बनती है, 31 दिसंबर को बन जाती है। तो अब इसका आंसर पढ़ते हैं, यानी कि 2026 में पे करना है, ठीक है, यानी कि अगले साल पे करना है, क्योंकि लास्ट में पे करना होता है। आंसर है, द कंपनी विल नॉट हैव रिसीव्ड एन इनवॉइस एंड पेड फॉर द रेंट व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 31 दिसंबर 2025। क्यों उसने कोई रेंट का इनवॉइस जो है वो उसने, मतलब उसको नहीं मिला या उसको पे नहीं करना पड़ा, इसलिए क्योंकि उसने 12 महीनों के बाद पे करना है। However, it knows that it has occupied the office space for 6 months. The company would recognize a liability for rental cost for 6 months, that is rupees 30 lakh, and also include this as an expense in profit and loss for year 2025. अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब पे कब करना था, 30 जून। अब 30 जून से अगर पिछले साल के लगा लो, एक साल कितना बना, 30 जून ही बना ना, तो अब जून से हिसाब लगाओ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैंने जून काउंट किया, आई एम सॉरी, 30 जून है ना, अच्छा जुलाई से लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए, ठीक है। फिर बाकी जो 6 महीने बचे वो अगले साल के हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो इस महीने के 6 महीने हमने रेंट यूज़ कर लिया, ऑफिस हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। हमारा रेंट
एक्सपेंस बन चुका है। अब एक्सपेंस तो बन चुका है ना, तो हमारा एक एक्रूड एक्सपेंस इस महीने का बनेगा जो कि होगा 30 लाख का। यानी कि अगर आप हाफ करो ना बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे टोटल हमारा कितना था 60 लाख था ना। 60 लाख में जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 महीनों से, क्योंकि इस साल हमने 6 महीने इस्तेमाल किया, फिर उसको डिवाइड कर दो 12 से, हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो 30 लाख का आएगा। अब ये 30 लाख अभी के 2025 के 6 महीनों का है, ठीक है, जिसमें हमने रेंट ऑफिस यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमने ऑफिस यूज़ कर लिया, इन 30 लाख को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक्रूड एक्सपेंस, एज एन एक्रूड एक्सपेंस हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और बाकी जो बचे 30 लाख जिसको अभी हमें पे करना है, प्री पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, इतना याद रखना। प्री पेमेंट पहले वाले में था क्योंकि हमने एडवांस में पे किया था, अब हमें बाद में पे करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास बनेगा एज ए लायबिलिटी, ठीक हो गया, क्योंकि हमें वो बाद में पे करना है, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो इस साल का जो 30 लाख था वो हमने एज ए एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, और जो अगले साल का था उसको हमने एज ए लायबिलिटी शो कर दिया। अब समझ आ गई? बाकी बस ये छोटी सी बात है, अकाउंटिंग फॉर द एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द चैप्टर 4 ऑफ द स्टडी टेक्स्ट। वो चैप्टर 4 में पढ़ लेना डिटेल से। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन ये टॉपिक जो है वो इससे बहुत से MCQs बनते हैं, ठीक है। तो ये है कि इसको समझाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, और ये चीज़ें जो है वो जो आप लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उस टाइम पे बहुत काम आती हैं, बहुत काम आती हैं, तो इनको जो है वो अच्छे से समझना। बाकी यही कहूँगी कि लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर थोड़ा सा भी समझ आया हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पेरेंट्स को मुझे एक बहुत प्यारी सी दुआ दे दो। मुझे ऐसा लगेगा मेरी मेहनत का मुझे फल मिल गया, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम लोगों का मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।